जय हिंद साथियों, मैं बबलू धाकड़ स्वागत करता हूं आप सभी का धरणीधर एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम कार्बोहाइड्रेट के अंदर मोनोसेकेराइड के बारे में हम आज अध्ययन करने वाले हैं। ये कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, इनका सामान्य परिचय क्या होता है, इनका वर्गीकरण क्या होता है, वो सब का सब हमने कल इसका कॉन्सेप्ट का अनुसार देख लिया था। आज के सेशन में हम विस्तार से कार्बोहाइड्रेट का जो वर्गीकरण होता है मोनोसेकेराइड, उसका विस्तार से आज हम अध्ययन करेंगे। इसके अंदर कौन कौन से की पॉइंट होते हैं जो हमें परीक्षा की दृष्टि से याद रखने, और साथ ही साथ में इसका जो वर्गीकरण किया गया है कार्बन की संख्या के आधार पर, वो वर्गीकरण कौन कौन से, और साथ ही साथ में हम इनके कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और सीधे सीधे इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट के अंदर मोनोसेकेराइड। तो आप भी हेडिंग डालिएगा कार्बोहाइड्रेट के अंदर मोनोसेकेराइड। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हो जाएगा कौन सा, मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड, ठीक है ना, मोनोसेकेराइड। अब ये मोनोसेकेराइड क्या होते हैं, तो इनका जो वर्गीकरण किया गया है वो किया गया है किसके आधार पर, जल अपघटन के आधार पर। कार्बोहाइड्रेट को कितने 3 भागों में बांटा गया था, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। इसमें से सबसे पहला आता है हमारे मोनोसेकेराइड। तो इस मोनोसेकेराइड की यदि हम बात करें तो इसके बारे में मैंने 4-5 बातें आपको पहले भी बताई थी, तो उन सभी बातों को फिर से एक बार हम रिविजन के तौर पर देख लेते हैं, क्योंकि हमारे सारी चीज़ें अगर एक वीडियो के अंदर आ जाएगी, या फिर हम कह रहे हैं कि हमारे एक सारी चीज़ें अगर एक टॉपिक के अंदर कवर हो जाती हैं तो उससे हमें कई ज़्यादा आसानी रहती है पढ़ने के लिए। तो इसमें सबसे पहले हम बात करें कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो मोनोसेकेराइड आता है ये क्या होता है, तो ये सबसे सरलतम ये शर्कराएं होती है। ये क्या होती है, सबसे सरलतम शर्कराएं होती है, और जिनका जल अपघटन नहीं किया जा सकता, यानी इनका जल अपघटन नहीं किया जा सकता, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम मोनोसेकेराइड के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। जल अपघटन नहीं किया जा सकता, उन्हें हम क्या कहते हैं, उनको हम मोनोसेकेराइड के नाम से जानते हैं। अब ये जो मोनोसेकेराइड होती है ये क्या होते हैं, मैंने आपको कल भी बताया था, और ये हमारे जो ओलिगोसेकेराइड और प्लस जो पॉलीसेकेराइड होते हैं, पॉलीसेकेराइड, इनकी ये क्या होती है, एकलक इकाई होती है। क्या होती है, एकलक इकाई होती है। एकलक इकाई को हम इंग्लिश में मोनोमर यूनिट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, मोनोमर यूनिट के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, मोनोमर यूनिट के नाम से जानते हैं। यानी कि जो ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड का जब निर्माण होता है तब जो हमारे ये मोनोसेकेराइड के जो एग्जांपल होते हैं, जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज होगा, गैलेक्टोज होगा, ये सभी की सभी आपस में इकाइयाँ जुड़कर हमारे ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड का निर्माण करती है। ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसके बाद में हम और आगे बढ़े, जो हमारे मोनोसेकेराइड जो होती हैं, मोनोसेकेराइड की यदि बात करें तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, मोनोसेकेराइड सारे कैसे होते हैं, ये सारे मोनोसेकेराइड रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। किस प्रकार के होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। किस प्रकार के शुगर होते हैं, ये रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। रिड्यूसिंग शुगर को हम हिंदी में अपचायक शर्करा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, इनको हम हिंदी में अपचायक शर्करा के नाम से जानते हैं। अब ये अपचायक शर्करा क्या होती है, तो इनकी सीधी सी परिभाषा समझ लीजिए आप। रिड्यूसिंग शुगर उस शुगर को कहते हैं हम जो शुगर या फिर जो शर्कराएं, जो शुगर फेलिंग या फिर फेलिंग को हम एक दूसरा नाम और होता है बेंडिक्ट परीक्षण देती हो, ऐसी शुगर को या फिर ऐसी शर्कराओं को हम ऐसी शुगर को क्या कहते हैं, हम रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। तो इंपॉर्टेंट टर्म में ध्यान रखना है कि हो सकता है एग्जाम में आ जाए न्यू टाइप के अंदर कि हमारा रिड्यूसिंग शुगर कौन कौन होते हैं, तो रिड्यूसिंग शुगर कौन सी हो जाएगी, तो हमारे जितने भी मोनोसेकेराइड होते हैं वो सभी की सभी कौन सी होती हैं, रिड्यूसिंग शुगर होती हैं। और ये क्या करती हैं, या तो जो रिड्यूसिंग शुगर होती है उनकी परिभाषा क्या होती है, तो ऐसी शर्कराएं जो क्या करती हैं, फेलिंग विलियन परीक्षण देती है, या फिर हम कह सकते हैं बेंडिक्ट परीक्षण। अगर दोनों एक ही नाम होते हैं तो अगर ऐसी शर्कराएं अगर ये परीक्षण देती है तो उनको हम क्या कहते हैं, अपचायक शर्करा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, हम अपचायक शर्करा के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। ये हमें ध्यान रखना है। अब ये इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, तो अभी हम इसके प्रकार देखेंगे, तो सारे के सारे जो प्रकार आएंगे मोनोसेकेराइड के वो सभी के सभी हमारे अपचायक शर्करा के एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया कि सारे के सारे मोनोसेकेराइड कैसे होते हैं, अपचायक शर्करा के उदाहरण होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। इससे जुड़ी हुई और कुछ बातें आती हैं मोनोसेकेराइड की, तो हम बात कर लेते हैं। जो मोनोसेकेराइड जो होते हैं ये कैसे होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। ये कैसे होते हैं, जल में, मोनोसेकेराइड जो होते हैं जल में
घुलनशील होते हैं, यह भी हमें ध्यान रखना, जल में घुलनशील, ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए, ये जल में घुलनशील होते हैं। इसके अतिरिक्त हम बात करें जो मोनोसेकेराइड जो होते हैं, इनका सामान्य सूत्र क्या होता है? मोनोसेकेराइड का सामान्य सूत्र, मोनोसेकेराइड जो होता है इनका सामान्य सूत्र की यदि हम बात करें तो इनका सामान्य सूत्र होता है CH2O होता है। क्या होता है? CH2O होता है, या फिर इनका अनुपात जो होता है 1:2:1 होता है, ये हमें ध्यान रखना है। CH2O इनका सामान्य सूत्र होता है, यानी कि जितने भी हम अभी इनके उदाहरण देखेंगे मोनोसेकेराइड के, वो सभी के सभी इस अणुसूत्र के अनुसार मिलकर बने होंगे, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा और आगे हम बढ़ते हैं। जो मोनोसेकेराइड जो होते हैं, मोनोसेकेराइड की बात करें तो यह जो मोनोसेकेराइड जो होते हैं, यह ऊर्जा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, ऊर्जा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। लास्ट में जो हमें चाहे हम कोई सा भी बात करें, जो कार्बोहाइड्रेट होता है, चाहे वो ओलिगोसेकेराइड हो, मोनोसेकेराइड हो या फिर पॉलीसेकेराइड हो, उनमें से जो सबसे पहले जो ऊर्जा देते हैं वो कौन देते हैं? मोनोसेकेराइड ही हमें क्या देते हैं? ऊर्जा देते हैं। ये हमें ध्यान रखना, ठीक है ना। तो इसी के साथ में हमारा जो सामान्य परिचय होता है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसका यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद में हम मोनोसेकेराइड से जुड़े हुए 2 वैज्ञानिक के नाम आते हैं, उनके बारे में हम अध्ययन कर लेते हैं। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आते हैं इसके अंदर 2 वैज्ञानिक आते हैं, महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, उनसे भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। एक वैज्ञानिक आता है हावर्थ वैज्ञानिक, इनके द्वारा 2 शब्द दिए गए थे मोनोसेकेराइड के लिए। उन मोनोसेकेराइड के लिए जो 2 शब्द दिए गए थे वो कौन कौन से थे? तो एक तो था पायरेनोज और एक था प्यूरेनोज। जब हम मोनोसेकेराइड की जब स्ट्रक्चर देखते हैं, जैसे हम बात करें ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, तो अब इनकी हम संरचना देखते हैं तो संरचना 2 प्रकार की बनती है। एक तो 6 कार्बन वाले सदस्य की एक संरचना बनती है और एक बनती है 5 कार्बन वाले सदस्य की संरचना बनती है। तो उन दोनों संरचना को अलग अलग कहा जाता है। तो मोनोसेकेराइड के अंदर एक वैज्ञानिक आते हैं हावर्थ वैज्ञानिक। कौन से वैज्ञानिक आते हैं? हावर्थ वैज्ञानिक के द्वारा मोनोसेकेराइड के लिए 2 शब्द काम में लिए गए थे। एक तो काम में लिया गया था इसके अंदर पायरेनोज, एक तो शब्द काम में लिया गया था पायरेनोज। कौन सा शब्द काम में लिया गया था? पायरेनोज। और एक काम में लिया गया था प्यूरेनोज। एक तो काम में लिया गया था पायरेनोज और एक लिया गया था प्यूरेनोज। अब बात करें पायरेनोज और प्यूरेनोज क्या होता है, तो इनकी केवल हमें परिभाषा याद रखनी है, बाकी इनकी संरचना किस प्रकार से होती है वो हमें नहीं देखना, हमें केवल इनके परिभाषा देखनी है, जो इंपॉर्टेंट हो सकता है पेपर के अंदर आ जाए। पायरेनोज की बात करें तो पायरेनोज किसे कहते हैं? तो 6 कार्बन परमाणु वाली चक्रीय संरचना। यदि ऐसी संरचना जिसके अंदर 6 कार्बन परमाणु है और वो जो संरचना है वो किस प्रकार की है? चक्रीय संरचना, या फिर हम कह सकते हैं वलय संरचना। 6 कार्बन परमाणु वाली वलय संरचना को हम क्या कहते हैं? पायरेनोज कहते हैं। क्या कहते हैं? पायरेनोज कहते हैं। और प्यूरेनोज किसे कहते हैं? तो प्यूरेनोज हो जाएगा 5 कार्बन परमाणु वाली वलय संरचना। 5 कार्बन वाली वलय संरचना को हम क्या कहते हैं? प्यूरेनोज कहते हैं। क्या कहते हैं? प्यूरेनोज कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये हमें ध्यान रखना। तो ये जो दोनों शब्द ये किसके द्वारा दिया गया था? हावर्थ वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। और पायरेनोज क्या होता है? तो 6 कार्बन परमाणु वाली वलय संरचना को हम पायरेनोज कहते हैं। और प्यूरेनोज जो होते हैं वो 5 कार्बन परमाणु वाली वलय संरचना को हम प्यूरेनोज के नाम से जानते हैं। अब इन दोनों को हम याद किस प्रकार से रखेंगे? ये दोनों नाम एक जैसे लग रहे हैं। तो आपने कभी डीएनए व आरएनए की जब संरचना पढ़ी होती है तब उसके अंदर प्यूरिन और पिरिमिडिन 2 प्रकार की संरचना आती है। जो हमारा नाइट्रोजन क्षार जो होता है वो कितने 2 प्रकार का होता है? प्यूरिन क्षार और एक होता है पिरिमिडिन क्षार। तो उसके आधार पर आप याद रख लीजिएगा कि प्यूरिन से तो हो जाएगा प्यूरेनोज और पिरिडिन से हो जाएगा पायरेनोज। एक याद रह जाएगा तो दूसरा आपको स्वतः से याद रह जाएगा। तो इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान रखना किसके द्वारा दी गई थी? हावर्थ वैज्ञानिक के द्वारा दी गई थी, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद में मोनोसेकेराइड के अंदर 2 शब्द और आते हैं और वो 2 शब्द इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, हो सकता है पेपर के अंदर परिभाषा आ जाए। एक तो आता है एनोमर, एक तो आता है इंपॉर्टेंट है एनोमर, एक तो आता है एनोमर, ठीक है। एक तो आता है एनोमर और एक आता है एपीमर। एनोमर और एक आता है एपीमर। दोनों शब्द इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कौन कौन सा आता है? एक तो आता है एनोमर और एक आता है एपीमर। बात करें एनोमर और एपीमर की, क्या होते हैं ये? तो एनोमर की यदि हम बात करें, जो हमारी चक्रीय जो संरचना होती है ग्लूकोज की जो चक्रीय संरचना होती है, ग्लूकोज की
चक्रीय संरचना, जो ग्लूकोज की जो चक्रीय जो संरचना होती है उस संरचना के अंदर कार्बन 1 परमाणु पर, जो ग्लूकोज की जो चक्रीय जो संरचना होती है उस संरचना के अंदर कार्बन 1 परमाणु जो होता है उस पर हाइड्रोजन आयन व OH माइनस आयंस के कारण भिन्नता उत्पन्न हो जाती है। के कारण यदि भिन्नता उत्पन्न होती है, के कारण भिन्नता उत्पन्न होती है, तब ऐसी संरचना को हम किस नाम से जानते हैं? एनोमर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? उसको हम एनोमर के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये हमें ध्यान रखना है। तो एनोमर क्या होते हैं? तो ग्लूकोज की जो चक्रीय संरचना होती है उस पर कार्बन 1 परमाणु पर क्या हो जाता है? हाइड्रोजन व OH आयन की वजह से क्या हो जाती है? भिन्नता उत्पन्न हो जाती है। तो उसे हम क्या कहते हैं? एनोमर कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? एनोमर कहते हैं। ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद में आता है, नेक्स्ट आता है एपीमर। एपीमर क्या होता है? तो ये जो भिन्नता जो आती है, एनोमर के तो अंदर क्या आता है? कार्बन 1 परमाणु पर आती है, लेकिन एपीमर के अंदर जो ये भिन्नता जो होती है वो कार्बन परमाणु, ये जो भिन्नता होती है वो आती है कार्बन 2, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 व कार्बन नंबर 4 पर हाइड्रोजन व OH आयन से उत्पन्न भिन्नता को हम क्या कहते हैं? से उत्पन्न भिन्नता को हम क्या कहते हैं? एपीमर कहते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एनोमर के अंदर तो क्या होता है? हाइड्रोजन व OH आयंस के कारण कार्बन 1 परमाणु पर भिन्नता उत्पन्न होगी। तो एनोमर, अगर यही भिन्नता कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 4 परमाणु पर उत्पन्न होगी तो उसे हम क्या कहेंगे? एपीमर के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे? एपीमर के नाम से जानेंगे। तो इसका उदाहरण हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल की बात करें यदि हम, तो इसका उदाहरण हो जाएगा, जैसे हम बात करें, ये हो जाएगा हमारा लैक्टोज। क्या हो जाएगा? गैलेक्टोज। क्या हो जाएगा? गैलेक्टोज। तो ये हमें ध्यान रखना, ठीक है ना। एक ही एग्जांपल ध्यान रखना है, गैलेक्टोज, जिसके अंदर कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 4 पर क्या होता है? हाइड्रोजन व OH आयन से भिन्नता उत्पन्न होती है, उसको हम एपीमर के नाम से जानते हैं। ये कुछ टर्म है जिनको हम आपको याद करने पड़ेंगे। 2-3 बार आप पढ़ोगे तो चीजें आपको आसानी से याद होती चलेगी, ठीक है ना। कौन सा पहला आता था? हावर्थ वैज्ञानिक के द्वारा पायरेनोज और प्यूरिनोज शब्द दिया गया था, और दूसरा आता है एनोमर, और एक आ जाएगा हमारा एपीमर। इसी के साथ में हमारे जो महत्वपूर्ण जो शब्द थे मोनोसेकेराइड से संबंधित वो यहाँ पर हमारे कंप्लीट होते हैं। अब हम देखते हैं इसका वर्गीकरण देखते हैं, और जो वर्गीकरण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसका यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है साथियों इसका वर्गीकरण। जो इसका वर्गीकरण जो किया गया है मोनोसेकेराइड का, वो किसके आधार पर किया गया है? तो वो किया गया है कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर। यानी कि अगर किसी के अंदर 3 कार्बन परमाणु है तो उसका हम ट्रायोज के नाम से जानेंगे। अगर किसी में 4 है तो उसको हम टेट्रोज के नाम से जानेंगे। तो इस प्रकार से कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया, ठीक है ना। जो ये वर्गीकरण की जो किया गया है मोनोसेकेराइड का, वो किसके आधार पर किया गया है? कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर, कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर यह वर्गीकरण किया गया है, ठीक है ना। जिसमें सबसे पहला जो आता है हमारे, कौन सा आता है? सबसे पहला आता है हमारे नंबर, सबसे पहला आ जाएगा इसके अंदर ट्रायोज। कौन सा आ जाएगा? ट्रायोज। ट्रायोज में क्या होता है? तो इसके अंदर 3 कार्बन परमाणु होते हैं। इसमें क्या होता है? 3 कार्बन परमाणु होते हैं। ट्रायोज का अर्थ क्या होता है? 3। ट्राई का अर्थ क्या होता है? 3। और ओज जो होता है वो अनुलग्न के रूप में कार्बोहाइड्रेट के अंदर लगता है, ये हमें ध्यान रखना है। तो ट्रायोज में कितने कार्बन परमाणु होते हैं? 3 कार्बन परमाणु होते हैं। अब हम बात करते हैं जो ट्रायोज जो होता है इसका सूत्र क्या होता है। ट्रायोज की बात करें तो इसका सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है, जो सामान्य मोनोसेकेराइड होता है उसका सूत्र क्या होता है? CH2O होता है। क्या होता है? CH2O होता है। तो इसका सूत्र की बात करें तो कार्बन की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी, ठीक है। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन जस्ट डबल हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी कि H6 हो जाएगा। और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? O3 हो जाएगा। ये इसका सामान्य सूत्र होता है, ये हमें ध्यान रखना है। जो ट्रायोज होते हैं उसका सूत्र क्या होता है? तो C3H6O3 होता है, ये हमें ध्यान रखना है। अब हम इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। ये उदाहरण इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है हमको। एक तो आता है इसके अंदर PGAL। क्या आता है? PGAL। व एक आता है इसके अंदर DHAP। क्या आता है? PGAL और एक आता है DHAP। अब ये दोनों क्या होते हैं? तब आपने
इनके बारे में यदि हम बात करें तो PGAL और DHAP का शाब्दिक अर्थ होता है, ये मुख्य रूप से हमारे जो ग्लाइकोलाइसिस जो प्रक्रिया होती है उसकी जो 5वां नंबर की जो स्टेप आती है उसके अंदर ये दोनों प्रकार के कार्बनिक यौगिक बनते हैं, जो किसके उदाहरण होते हैं, मोनोसेकेराइड के उदाहरण होते हैं। तो इनके पूरा नाम की बात करें तो PGAL का पूरा नाम होता है फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। क्या होता है? फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड इसका पूरा नाम होता है। इसका पूरा नाम होता है डाईहाइड्रोक्सी फिनोक्सी एसिटिक फॉस्फेट इसका पूरा नाम होता है। ठीक है ना, आप तो शॉर्ट में याद रखना PGAL और एक हो जाएगा DHAP, और नोट डाल के यहाँ पर ध्यान रखना ये दोनों जो होते हैं ये ग्लाइकोलाइसिस जब पढ़ते हैं हम तब ये दोनों क्या होते हैं, आपस में परिवर्तित होते रहते हैं, आपस में बदलते रहते हैं, आपस में बदलते रहते हैं, आपस में बदलते रहते हैं। और जो ग्लाइकोलाइसिस जो प्रक्रिया होती है, ग्लाइकोलाइसिस का जो अंतिम उत्पाद होता है वो क्या होता है, पायरुविक अम्ल होता है, जो 3 कार्बन युक्त होता है और उसके 2 अणु जो प्राप्त होते हैं वो इन दोनों की वजह से प्राप्त होते हैं। ठीक है ना, ग्लूकोज अंत में जब ग्लूकोज का अणु ग्लाइकोलाइसिस क्रिया के दौरान जब पायरुविक अम्ल में बदलता है तब जो 5वें नंबर की जो अभिक्रिया आती है वो कौन सी आती है, उसमें PGAL व DHAP का निर्माण होता है और ये दोनों आपस में परिवर्तित होते रहते हैं। यानी कि कभी तो PGAL DHAP में बदल जाता है और कभी DHAP होता है जो हमारे PGAL के अंदर बदल जाता है। इसी कारण से ये आपस में बदलते रहते हैं, ये हमें ध्यान रखना। ठीक है ना, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन थी जो हमें ध्यान रखनी है। उसके बाद में आता है ये होता है हमारा ट्रायोज के 2 एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, PGAL और DHAP। उसके बाद में हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में नंबर 2 पर आता है, हमारे 2 पर आ जाएगा टेट्राज। क्या आ जाएगा? टेट्रोज। ठीक है ना, नंबर 3 पर कौन सा आ जाएगा? टेट्रोज की यदि हम बात करें तो इसमें कितने कार्बन परमाणु होंगे, तो इसमें क्या हो जाएंगे, 4 कार्बन परमाणु होंगे। कितने कार्बन परमाणु होंगे? 4 कार्बन परमाणु होंगे। ठीक है, और इसके अंदर हम सूत्र की बात करें इसका यदि, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा साथियों, इसका सूत्र हो जाएगा हमारे सामान्य सूत्र ये होता है, तो इसमें कार्बन परमाणु 4 होते हैं तो C4 हाइड्रोजन जस्ट डबल हो जाएगा 8 हो जाएगा, और कार्बन जो ऑक्सीजन जो होगा वो बराबर होते हैं तो ये हो जाएगा C4H8O4। इसका क्या होता है, सूत्र होता है, ये हमें ध्यान रखना है। अब हम इसके उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होते हैं। एक आता है, इसका एग्जाम्पल आता है इरिथ्रोज, एक तो आता है क्या, इरिथ्रोज। क्या आता है? इरिथ्रोज। और एक आता है इरिथ्रोलोज। क्या आता है? इरिथ्रोज। और एक आता है इरिथ्रोलोज। ठीक है ना, ये इसके उदाहरण होते हैं जो हमें ध्यान रखना है। कौन कौन इसके उदाहरण होते हैं? इरिथ्रोज और एक आता है इरिथ्रोलोज आता है। दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। इनमें से एक जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया होती है उसके अंदर एक 4 कार्बन युक्त परमाणु बनता है जिसको हम इरिथ्रोज के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है ना, इसी के साथ में हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में नंबर 3 पर आता है हमारे, नंबर 3 पर आ जाएगा हमारे पेंटोज। क्या आ जाएगा? नंबर 5 पर आ जाएगा पेंटोज। इंपॉर्टेंट है। पेंटोज का अर्थ क्या होता है, तो इसमें जो कार्बन परमाणु की जो संख्या रहेगी वो क्या रहेगी, 5 रहेगी। तो 5 कार्बन परमाणु रहेंगे इसके अंदर। कितने रहेंगे? 5 कार्बन परमाणु रहेंगे। इंपॉर्टेंट है। अब हम इसके सूत्र की बात करें साथियों, पैटर्न वही है। अगर एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो सारी चीज़ आप आसानी से रिलेट करते हुए चलोगे। सूत्र आपके सामने लिखा हुआ है, सामान्य सूत्र CH2। जितने कार्बन परमाणु है उनमें इसको रखते जाना है, और अगर 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना, इसी प्रकार पेंटोज की बात करें तो इसके अंदर कार्बन परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो इसका सूत्र हो जाएगा C5H10O5। ठीक है ना, C5H10O5 इसका सूत्र हो जाएगा, ये हमें ध्यान रखना है। इसके बाद में हम इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। इसके अंदर एक अपवाद भी आता है, वो भी हम थोड़ी देर में देखेंगे। तो ये इसका सूत्र होता है, और इसका हम उदाहरण की बात करें तो आपने सुना होगा DNA और RNA। तो DNA और RNA के अंदर जो शर्करा होती है वो कौन सी होती है, पेंटोज शर्करा होती है। कौन सी? पेंटोज शर्करा होती है। तो इसके अंदर मैं कॉमन लिख रहा हूँ राइबोज शर्करा। कौन सी शर्करा? राइबोज शर्करा। अगर हम पूरा DNA व RNA का पूरा नाम देखते हैं तो उसके अंदर आता है, DNA का अर्थ होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल, और एक आता है RNA, तो उसका होता है राइबोन्यूक्लिक अम्ल। तो उसके अंदर राइबो जो शब्द आ रहा है वो राइबोज से ही लिया गया। ठीक है ना, तो उसके अंदर 5 कार्बन युक्त पेंटोज शर्करा होती है दोनों के अंदर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ DNA व RNA में। ठीक है ना, DNA और RNA में क्या होता है, DNA प्लस RNA में ये शर्करा पाई जाती है, ये हमें ध्यान रखना है। लेकिन DNA के अंदर एक ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कम होती है, इसी कारण से इसका नाम होता है डीऑक्सी होता है। वो भी हम थोड़ी देर में देखेंगे। इसके अतिरिक्त हम बात करें राइबोज हो गया, इसका और हो जाएगा अरेबिनोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अरेबिनोज, राइबोज, अरेबिनोज, और एक हो जाएगा जाइलूलोज। ये 3 इंपॉर्टेंट ध्यान हमें रखने, कौन कौन से? राइबोज,
अरेबिनोज, जाइलुलोज, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो इसी के साथ में हमारे 3 जो मोनोसेकेराइड का जो वर्गीकरण होता है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना वर्गीकरण। ट्रायोज हो जाएगा, टेट्राज हो जाएगा और एक हो जाएगा पेंटोज, ठीक है ना। इनके जो मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, एग्जांपल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो इसी के साथ में हमारे 3 यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम और जो बचे हुए शेष हैं उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम देखते हैं इसके अंदर अगला जो वर्गीकरण आता है वो आता है हमारा हेक्सोज। किसका आता है? हमारे 3 कार्बन युक्त वाले का कंप्लीट होगा। उसके बाद में हम अध्ययन करते हैं हेक्साज का। किसका? अगला जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा हेक्सो शुगर का हो जाएगा। हेक्सो शुगर के अंदर कितने कार्बन परमाणु होंगे? तो 6 कार्बन परमाणु होंगे। कितने होंगे? 6 कार्बन परमाणु। तो अगला हो जाएगा हमारे हेक्सोज। क्या हो जाएगा? हेक्सोज, ठीक है ना, हेक्सोज। इसके यदि हम बात करें तो इसके अंदर कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होगी साथियों? तो इसके अंदर कार्बन परमाणु की जो संख्या होगी वो कितनी होगी? 6 होगी। कितनी होगी? 6 होगी, ये हमें ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं इसका सूत्र की। तो सूत्र क्या हो जाएगा? तो हमें सूत्रों के अंदर कुछ नहीं करना, सूत्र सामने लिखा हुआ 6 के आधार पर हमें संख्या बनानी है। तो इसका सूत्र हो जाएगा कार्बन परमाणु की 6 संख्या, हाइड्रोजन का जस्ट डबल हो जाएगा और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? इसके अंदर 6 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन जो होते हैं बराबर मात्रा में पाए जाते हैं। तो C6 और O6 ये हो जाएगा, ये हमें ध्यान रखना है। इसका सूत्र होता है। अब हम इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। इसके उदाहरण इंपॉर्टेंट है जो हमें ध्यान रखना है। उदाहरण कौन कौन से हो जाएंगे जो आप सभी पहले जानते हो उनके बारे में हम देख लेते हैं। आपने ग्लूकोज के बारे में सुना होगा। ग्लूकोज जो हमें मुख्य रूप से जो अंगूर होते हैं उसके अंदर सीधा मिल जाता है, इसी कारण से ग्लूकोज को ग्रेप शुगर के नाम से भी जानते हैं। ग्लूकोज हो गया। इसके अतिरिक्त हम बात करें फ्रक्टोज हो गया। फ्रक्टोज हो जाएगा, ये क्योंकि फलों के अंदर पाया जाता है, इसी कारण से फ्रक्टोज को हम फ्रूट शुगर के नाम से भी जानते हैं। इसी के अलावा हम बात करें गैलेक्टोज। गैलेक्टोज जो होता है ये ब्रेन डेवलपमेंट में काम आता है, इसी कारण से गैलेक्टोज को हम मुख्य रूप से दुग्ध के अंदर पाया जाता है। तो ये लैक्टोज का एक मुख्य अवयव होता है जो संयुक्त रूप से पाया जाता है। इसके अतिरिक्त हम बात करें, आपने मेनोज का नाम सुना होगा। मेनोज, ठीक है ना, ये मनोज नहीं हो जाएगा, मेनोज होता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त बात करें हम, इसके अतिरिक्त हो जाएगा इसके अंदर रेह मनोज, ठीक है ना, रेह मेनोज हो जाएगा। ये 5 इंपॉर्टेंट है, हमें ध्यान रखने हैं कौन कौन से? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, इन तीनों के बारे में तो आपने पढ़ा हुआ है। इसके अतिरिक्त 2 नए हैं, मेनोज और रेह मनोज, ठीक है ना। इसमें से जो मेनोज जो होता है ये मुख्य रूप से हमारे हेम्यूसेलुलोज का मुख्य अवयव होता है। जो मेनोज जो होता है ये हेम्यूसेलुलोज और एल्बुमिन का ये मुख्य अवयव होता है, ये हमें ध्यान रखना, ठीक है ना, ये हमें पता होना चाहिए। इसी के साथ में हमारे हेक्सोज जो होता है वो यहाँ पर हमारे कंप्लीट होता है वर्गीकरण। इंपॉर्टेंट है जो जानकारी मैं बता रहा हूँ, जो एडिशनल जो जानकारी मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ, केवल बोल के बता रहा हूँ, वो भी आप यहाँ पर नोट करते हुए चलिएगा। उसके बाद में आता है नंबर 7 पर आता है हमारे हेप्टोज। कौन आता है? हेप्टोज। हेप्टोज के अंदर यदि हम बात करें तो हेप्टोज के अंदर जो कार्बन परमाणु की जो संख्या होगी वो कितनी होगी? 7 होगी। तो इसके अंदर 7 कार्बन परमाणु होते हैं। कितने परमाणु होते हैं? 7 कार्बन परमाणु होते हैं, ये हमें ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद में इसके यदि हम सूत्र की बात करें तो इसका सूत्र बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमें ध्यान रखना है। सूत्र हो जाएगा क्या? C7H14O7 इसका क्या हो जाएगा? सूत्र हो जाएगा, ठीक है ना। C7H14O7 सूत्र हो जाएगा किसके आधार पर? अकॉर्डिंग टू जो इसका सामान्य सूत्र होता है उसके अनुसार हो जाएगा। उसके बाद हम बात करें इसके कुछ उदाहरण की, यदि हम बात करें तो उदाहरण इंपॉर्टेंट एक एग्जाम्पल है और वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक आता है इसके अंदर एग्जाम्पल हो जाएगा सूडो हेप्टिलोज। क्या होता है? सूडो हेप्टिलोज, ये उदाहरण होता है जो हमें ध्यान रखना, ठीक है ना। सूडो हेप्टिलोज इंपॉर्टेंट है, ये हमें पता होना चाहिए। एक ही एग्जांपल होता है, 7 कार्बन युक्त जो कंपाउंड होता है वो कौन सा होता है? सूडो हेप्टिलोज होता है। और ये जो यौगिक होता है ये कहाँ पर पाया जाता है? तो ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसके अंदर 7 कार्बन युक्त तो एक पदार्थ बनता है और उस पदार्थ का क्या नाम होता है? सूडो हेप्टिलोज होता है, जो हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो उम्मीद आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो मोनोसेकेराइड जो होते हैं उसका वर्गीकरण किसके आधार पर किया गया। तो उसे कार्बन संख्या के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया, तो उसी के आधार पर हमने ये वर्गीकरण देखा। तो एक बार हम फटाफट से इसका रिविजन कर लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला आता है हमारा ट्रायो, जिसका उदाहरण PgAl और DHF था। उसके बाद में आता है 4 कार्बन वाला। 4 कार्बन के अंदर हमारे 2 इंपॉर्टेंट है, इरिथ्रोज और इरिथ्रुलोज। 5 कार्बन के अंदर हमने देखा
राइबोज, अरेबिनोज और जाइलुलोज देखा, इंपॉर्टेंट है एग्जांपल। 6 कार्बन के अंदर हमने 5 एग्जांपल देखे, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, मेनोज और रेमनोज। और 7 कार्बन वाले के अंदर इंपॉर्टेंट है सूडोहेप्टिलोज, जो हमें पता होना चाहिए और जो प्रकाश संश्लेषण के अंदर पाया जाता है, ये हमें पता होना चाहिए। इसी के साथ में हमारा वर्गीकरण यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसका यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद में हम मोनोसेकेराइड के अंदर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इससे जुड़ी हुई अन्य जानकारी देखते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। अब हम देखते हैं इसके अंदर अगला सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर आता है हेक्सो शर्करा, जो हमें इनके तीनों के बारे में हमको डिटेल से पढ़ना होता है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं इसके अंदर जो मोनोसेकेराइड होते हैं, इसके अंदर 2 शब्द आते हैं और जिसको हम कीटोन और एल्डिहाइड के नाम से जानते हैं। कीटोन व एल्डिहाइड के आधार पर भी मोनोसेकेराइड का जो वर्गीकरण किया गया है उनको हम देखते हैं। अगला जो वर्गीकरण आता है वो किसके आधार पर आता है? जो अगला जो वर्गीकरण आता है मोनोसेकेराइड का वो आता है, एक तो आता है कीटोन के आधार पर। किसके आधार पर आता है? कीटोन। और एक आता है एल्डिहाइड के आधार पर। एल्डिहाइड के आधार पर। कीटोन की बात करें, इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? तो इसका सामान्य सूत्र जो होता है वो होता है कीटोन का, ये इसका सामान्य सूत्र होता है, ठीक है ना। ये इसका सामान्य सूत्र होता है। एल्डिहाइड का जो सामान्य सूत्र होता है वो CHO होता है। क्या होता है? CHO होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कीटोन व एल्डिहाइड कहते किसे हैं। कीटोन व एल्डिहाइड कहते किसे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो अगला जो वर्गीकरण आता है मोनोसेकेराइड का वो किसका आधार पर आता है? कीटोन व एल्डिहाइड के आधार पर। ऐसे यौगिक या ऐसे कार्बनिक यौगिक जो मोनोसेकेराइड के अंदर होते हैं, अगर जिसके अंदर कीटोन यौगिक पाए जाते हैं या कीटोन समूह पाए जाते हैं, उनको हम कीटोज के नाम से जानते हैं। ऐसे यौगिक जिनके अंदर कीटोन उपस्थित होता है उनको हम किस नाम से जानते हैं? कीटोज के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कीटोज के नाम से जानते हैं। जिनके अंदर कीटोन समूह उपस्थित होगा वो ऐसे शर्करा को हम कीटोज के नाम से जानेंगे। और ऐसे यौगिक जिनके अंदर एल्डिहाइड समूह उपस्थित होगा उनको हम एल्डोज के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे? एल्डोज के नाम से जानेंगे। इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। एल्डोज क्या होते हैं? तो ऐसे मोनोसेकेराइड के कार्बनिक यौगिक जिनके अंदर एल्डिहाइड समूह पाया जाता है उनको हम एल्डोज के नाम से जानते हैं। और ऐसे यौगिक जिनके अंदर केवल और केवल कीटोन पाया जाता है उनको हम कीटोज के नाम से जानते हैं। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं एल्डोज के अंदर कौन कौन से उदाहरण आते हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो हमें ध्यान रखना है, जो परीक्षा की दृष्टि से हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहला आता है साथियों, इसके अंदर जो सबसे पहला आता है वो आता है हमारे कौन सा? इसमें सबसे पहला आता है हमारे एक आता है PgAl। क्या आता है? PgAl। PgAl जो होता है इसके अंदर कौन सा समूह पाया जाता है? एल्डिहाइड समूह पाया जाता है। उसके बाद में ये हमारे 3 कार्बन युक्त था। उसके बाद में हम 4 कार्बन पे चलते हैं। 4 कार्बन के अंदर आ जाएगा हमारे इरिथ्रोज। क्या आ जाएगा? इरिथ्रोज, ठीक है। 4 कार्बन में से हमारे आ जाएगा इरिथ्रोज। उसके बाद में हम 5 कार्बन पे चलते हैं। 5 कार्बन में से हमारे इसके अंदर आ जाएगा, एक तो आ जाएगा राइबोज। क्या आ जाएगा? एक तो आ जाएगा हमारे राइबोज, ठीक है। एक तो आ जाएगा हमारे राइबोज। और इसके अतिरिक्त हम बात करें DNA आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। और इसके अतिरिक्त बात करें अब हम चलते हैं 6 कार्बन पे। 6 कार्बन पे यदि हम चलते हैं तो 6 कार्बन पे आ जाएगा हमारे इसके अंदर ग्लूकोज। 6 कार्बन वाले में इसमें से हमारा आ जाएगा ग्लूकोज। इसके अतिरिक्त हम बात करें मेनोज, ठीक है। इसके अतिरिक्त क्या आ जाएगा? मेनोज। और इसके अतिरिक्त लास्ट आ जाएगा 7 कार्बन वाला जो हो जाएगा वो हो जाएगा सूडो हेप्टिलोज, ठीक है ना। ये प्रमुख रूप से जो होते हैं ये सभी के सभी हमारे क्या होते हैं? एल्डोज के उदाहरण होते हैं। कौन कौन होता है? PgAl, इरिथ्रोज, राइबोज। एक और इसके अंदर लिख लेना जाइलुलोज। क्या हो जाएगा? जाइलुलोज, ठीक है ना। जो इंपॉर्टेंट है ये हमें ध्यान रखना है। ये होते हैं हमारे सभी के सभी एल्डिहाइड वाले होते हैं जिनके अंदर एल्डोज समूह पाया जाता है। अब इसके अतिरिक्त हम बात करते हैं कीटोज के अंदर। तो कीटोज की यदि हम बात करें तो इसके अंदर कौन कौन से उदाहरण आते हैं? तो इसके अंदर मुख्य रूप से आते हैं हमारे कीटोज के अंदर आता है, एक तो आता है DHAP। क्या आता है? DHAP। इसके अतिरिक्त बचा हुआ कौन हो जाएगा? हमारे 4 कार्बन के अंदर हो जाएगा एक इरिथ्रोज। और यहाँ पर आ जाएगा हमारे इरिथ्रिलोज। क्या आ जाएगा? इरिथ्रोलोज, ठीक है ना। ये होता है हमारे 4 कार्बन। अब हम 5 कार्बन वाले पे चलते हैं। तो 5 कार्बन वाले के अंदर आ जाएगा इसके अंदर, इसमें थोड़ा नहीं, ये जाइलुलोज जो होता है वो हमारे 5 कार्बन वाले ये कीटोज के अंदर आता है, ठीक है ना। ये जो कीटोज जो होता है इसके अंदर आता है हमारे जाइलुलोज। कौन आता है? जाइलुलोज। जाइलुलोज आता है। इसके अंदर जो आता है वो आता है अरेबिनोज आता है। क्या आता है? अरेबिनोज, ठीक है। अरेबिनोज आता है, ये हमें ध्यान रखना, ठीक है। और इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें तो इसके अंदर और आ जाएगा हमारे
इसके अतिरिक्त हम बात करें, इसके अंदर आ जाएगा हमारे रेह मनोज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? रेह मनोज। और इसके अतिरिक्त हम बात करें फ्रक्टोज, और इसके अतिरिक्त आ जाएगा हमारे ये जो सूडो हेप्टिलोज होता है, ये हमारे कैसा होता है? ये हमारे कीटोज वाला होता है। कौन सा होता है? सूडो हेप्टिलोज। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये। सूडो हेप्टिलोज की जगह इसके अंदर जो आता है वो आता है इसके अंदर अरेबिनोज आता है। क्या आता है? अरेबिनोज। क्या आता है इसके अंदर? अरेबिनोज आता है। और एक आता है इसके अंदर गैलेक्टोज। क्या आता है? गैलेक्टोज। इंपॉर्टेंट है, ये हमें ध्यान रखना है। इसी के साथ में हमारे जो कीटोज और एल्डोज के जो इंपॉर्टेंट जो एग्जांपल होते हैं वो यहाँ पर हमारे कंप्लीट होते हैं। एक बार हम फिर से देख लेते हैं कीटोन क्या होते हैं। तो ऐसे मोनोसेकेराइड जिनके अंदर कीटोन समूह पाए जाते हैं उनको कीटोज कहते हैं। कौन कौन से? DHAP होगा, इरिथ्रोलोज होगा, जाइलुलोज हो गया, हमारे रेहमनोज होगा, फ्रक्टोज हो गया। ठीक है ना, ये फ्रक्टोज हो जाएगा। इसके अतिरिक्त हम बात करें सूडो हेप्टिलोज हो जाएगा। ठीक है, और एल्डिहाइड जो समूह पाए जाते हैं उसको हम एल्डोज कहते हैं, जिसके अंदर मुख्य रूप से PGL हो गया, इरिथ्रोज होगा, राइबोज, DNA, ग्लूकोज, मेनोज, ये हो जाएगा। ये हमारा मुख्य रूप से एल्डोज के एग्जांपल होते हैं। इसी के साथ में हमारा जो वर्गीकरण होता है मोनोसेकेराइड का वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं इसके अंदर मोनोसेकेराइड के अंदर मैंने आपको कहा था जो 6 कार्बन वाले जो हमारे यौगिक है वो इंपॉर्टेंट है। उनके बारे में क्या क्या जानकारी हमें याद रखनी है जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होती है, उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। अब तो इसका यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं इसके अंदर 6 कार्बन वाले जो हमने देखे थे एग्जाम्पल, उनमें से हम शुरू के जो 3 एग्जाम्पल है उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहला आता है हमारे कौन सा? ग्लूकोज। सबसे पहला आता है हमारे कौन सा? ग्लूकोज। सबसे पहला जो आता है हमारे ग्लूकोज आता है। कौन आता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज की यदि हम बात करें तो इसके बारे में हमें 4-5 बातें ध्यान रखनी है जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहला आता है ग्लूकोज से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी के अंदर जो ग्लूकोज होता है ये किस प्रकार का यौगिक होता है? तो ये किस प्रकार का होता है? 6 कार्बन वाला ये यौगिक होता है, ये हमें ध्यान रखना है। ग्लूकोज को हम बात करें तो इसका ग्लूकोज को हम डेक्सट्रोज के नाम से भी जानते हैं। ग्लूकोज होता है इसको हम डेक्सट्रोज शर्करा के नाम से भी जानते हैं। जो ग्लूकोज होता है इसको किस नाम से जाना जाता है? डेक्सट्रोज शर्करा के नाम से भी जाना जाता है। ग्लूकोज को ही हम ब्लड शुगर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ब्लड शुगर के नाम से भी जानते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, ये हमें ध्यान रखना है। ग्लूकोज को ही डेक्सट्रोज शुगर के नाम से जानते हैं और ग्लूकोज को ही ब्लड शुगर के नाम से जानते हैं। ग्लूकोज की और यदि हम बात करें तो ये जो हमारा जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया का मुख्य उत्पाद होता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो होती है उसका जो मुख्य उत्पाद होता है वो कौन होता है? ग्लूकोज होता है। ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें जो ग्लूकोज जो होता है यह श्वसन क्रिया का प्रमुख अवयव होता है। जिससे हमें क्या प्राप्त होती है? जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है ना, यह भी हमें ध्यान होना चाहिए, क्योंकि जो ग्लूकोज जो होता है इसी के माध्यम से ग्लाइकोलाइसिस क्रिया स्टार्ट होती है। इसी के माध्यम से आगे जाकर ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस लिंक अभिक्रिया, फिर वो TCA चक्र, फिर ETS में जाकर हमें ऊर्जा प्राप्त देता है ATP के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो ये 3 बातें हो जाएगी ग्लूकोज से संबंधित। इसके अलावा और हम बात करें जो ग्लूकोज जो होता है ये अंगूर के अंदर एज इट इज पाया जाता है। ग्लूकोज होता है ये अंगूर में एज इट इज पाया जाता है। इसी कारण से जो ग्लूकोज होता है इसको हम ग्रेप शुगर के नाम से भी जानते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, ग्रेप शुगर को किसके नाम से जाना जाता है? तो वो हो जाएगा हमारे ग्लूकोज हो जाएगा, जो हमें ध्यान रखना है। तो ये इससे जुड़ी हुई 5 बातें हैं इंपॉर्टेंट, हमें ध्यान रखनी। कौन कौन सी? पहला तो 6 कार्बन वाला होता है, ये मैंने पहले बता दिया था। इसी को ग्लूकोज को हम डेक्सट्रोज शुगर के नाम से भी जानते हैं और ब्लड शुगर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और ये जो ब्लड के अंदर जो पाया जाता है ये मुख्य रूप से हमारे ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज, और ये फिर हमारे ब्लड के अंदर जो इंसुलिन हार्मोन होता है वो इसको कंट्रोल रखने का काम करता है। ये हमें जब हम ब्लड वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब हम इसके अंदर पूरा विस्तार से देखेंगे। प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद होता है, ये तो मुख्य उत्पाद होता है, लेकिन नोट डाल के लिखना प्रकाश संश्लेषण का सह उत्पाद कौन होता है? सह उत्पाद जिसको हम
बाई प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं, और वो कौन सा हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। कौन हो जाएगा, ऑक्सीजन। इंपॉर्टेंट है, यह भी कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया का सह उत्पाद कौन होता है, तो वो हो जाएगा हमारा ऑक्सीजन, ठीक है ना। उसके बाद में आता है यह श्वसन क्रिया का प्रमुख अवयव होता है, क्योंकि जब कोई भी ऊर्जा हमें चाहिए होती है तो वो सबसे पहले जिस अणु को ढूंढता है वो कौन सा होता है, अणु ग्लूकोज अणु होता है। इसी से हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और अंगूर में जो शर्करा पाई जाती है वो ग्लूकोज शुगर पाई जाती है, इसी कारण से इसको ग्रेप शुगर के नाम से भी हम जानते हैं। तो ये प्रमुख रूप से ग्लूकोज से संबंधित 4-5 बातें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये इससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी होती है। इसका यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम फ्रक्टोज के बारे में हम अध्ययन करते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अगला जो हमारा आता है वो कौन आता है, फ्रक्टोज। कौन आता है, फ्रक्टोज। अगला जो हो जाएगा नंबर 2 पर, और वो हो जाएगा फ्रक्टोज। फ्रक्टोज की यदि हम बात करें तो फ्रक्टोज किस प्रकार का कार्बनिक यौगिक है, तो यह भी हो जाएगा हमारे 6 कार्बन युक्त कार्बनिक यौगिक होता है। और इसके यदि हम बात करें फ्रक्टोज की, तो फ्रक्टोज जो होता है इसको हम लेव्युलोज शर्करा के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, लेव्युलोज शुगर के नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है ना। जो फ्रक्टोज होता है इसको लेव्युलोज शुगर के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो फ्रक्टोज जो शर्करा होती है ये क्या होती है, सबसे मीठी शर्करा होती है। फ्रक्टोज जो होती है वो क्या होती है, सबसे मीठी शर्करा होती है। ये क्या होती है, सबसे मीठी शर्करा होती है, ये हमें ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त हम बात करें जो फ्रक्टोज जो होता है ये ज़्यादातर कहाँ पर पाया जाता है, तो फलों में पाया जाता है। ये ज़्यादातर कहाँ पर पाया जाता है, फलों में पाया जाता है, ठीक है ना। ये ज़्यादातर फलों में पाया जाता है, इसी कारण से इसको हम फ्रूट शुगर के नाम से भी जानते हैं। इसको हम किस नाम से जानते हैं, फ्रूट शुगर के नाम से भी जानते हैं। इंपॉर्टेंट है, फलों में पाया जाता है, इसी कारण से इसको फल शर्करा के नाम से भी जाना जाता है। फल शर्करा के नाम से भी इसको जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, ये हमें ध्यान रखना है। इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करें, जो हमारा फ्रक्टोज होता है ये जो मधुमक्खी का जो रस होता है जिसको हम शहद के नाम से जानते हैं। मधुमक्खी का जो शहद होता है, हनी जो होती है, मधुमक्खी का जो शहद होता है, जो हनी जो होती है, उसके अंदर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो पदार्थ होता है वो कौन होता है, फ्रक्टोज होता है। कौन होता है, फ्रक्टोज होता है। सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। और इसी की वजह से जो फ्रक्टोज की वजह से ही जो शहद होता है जो वो कैसा होता है, मीठा होता है। मीठा होने का जो कारण होता है वो कौन होता है, फ्रक्टोज होता है। कौन होता है, फ्रक्टोज होता है। और ये जो फ्रक्टोज जो होता है वो जो शहद के अंदर पाया जाता है लगभग 70 से लेकर 77% के आसपास पाया जाता है, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछ सकते हैं कि मधुमक्खी का जो शहद होता है वो मीठा किसकी वजह से होता है, तो फ्रक्टोज की वजह से होता है। इसके अंदर ग्लूकोज भी पाया जाता है, लेकिन अल्प मात्रा में ग्लूकोज पाया जाता है। सर्वाधिक मात्रा में कौन पाया जाता है, फ्रक्टोज पाया जाता है, जो शहद होता है उसको मीठा बनाने का कार्य करता है, ये हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमने 4-5 बिंदु देखे जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमने यहाँ पर देखा सबसे मीठी शर्करा कौन हो जाएगी, वो तो हो जाएगी हमारे सबसे मीठी शर्करा फ्रक्टोज हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर नोट डाल के ध्यान रखना, मैं यहाँ पर नोट डाल के एक लाइन लिख रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, जो हमें ध्यान रखनी है। क्या नोट डाल के ध्यान रखना है। यहाँ पर सबसे मीठी शर्करा तो कौन होती है, हमारे फ्रक्टोज होती है। लेकिन यदि हम बात करें सबसे मीठा रासायनिक पदार्थ कौन होता है, सबसे मीठा रासायनिक पदार्थ कौन होता है, सबसे मीठी शर्करा तो फ्रक्टोज होती है, लेकिन सबसे मीठा रासायनिक पदार्थ कौन होता है, तो सबसे मीठा जो रासायनिक जो पदार्थ होता है उसका नाम होता है थोमेटिन होता है। क्या होता है, थोमेटिन। क्या होता है, थोमेटिन। सबसे मीठा जो रासायनिक जो पदार्थ होता है उसका नाम क्या होता है, तो उसका नाम होता है थोमेटिन होता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। और ये जो थोमेटिन जो प्राप्त होता है वो कहाँ से प्राप्त होता है, एक जीवाणु से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, जीवाणु से प्राप्त होता है। और उस जीवाणु का नाम क्या आता है, उस जीवाणु का नाम हो जाएगा थोमेटोकोकस।
एक जीवाणु होता है, उस जीवाणु से ये हमें प्राप्त होता है। ठीक है ना, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एग्जाम के अंदर प्रश्न आ जाए कि सबसे मीठा रासायनिक पदार्थ कौन होता है, तो थोमेटिन होता है। और ये किससे प्राप्त होता है, जीवाणु से प्राप्त होता है। उस जीवाणु का नाम क्या होता है, थोमेटोकोकस स्पीसीज एक जीवाणु होता है। और ये जो थोमेटिन जो सबसे मीठी जो रासायनिक पदार्थ होता है, ये कितना जो हमारे जो मुख्य रूप से जो शुगर होती है, जो मीठी शुगर जो होती है, उसको हम फ्रक्टोज के नाम से जानते हैं। और ये जैसे हम बात करें गन्ने का जो रस होता है, ठीक है, गन्ने का रस के अंदर चीनी पाई जाती है। जो चीनी जो हमें प्राप्त होती है वो गन्ने के रस से प्राप्त होती है। तो ये जो थोमेटिन होता है ये गन्ने के रस से कितना गुना ज़्यादा मीठा होता है, तो ये ध्यान रखना, ये जो थोमेटिन होता है ये 1600 गुना मीठा होता है। किससे ये मीठा होता है, 1600 गुना मीठा होता है गन्ने के रस से, गन्ने के रस से। इंपॉर्टेंट हमें ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये होता है, यदि हम जहाँ पर 1 किलो शुगर काम में ले रहे हैं, उसके लिए अगर हम गन्ने का रस जो होता है, जो जिससे हमें चीनी प्राप्त होती है, वहाँ पर यदि हम 1 किलो 2 किलो काम में ले रहे हैं, तो उसकी जगह अगर हम थोमेटिन की 1 बूंद भी डाल देंगे तो भी वो भी हमारा उतना ही बराबर काम करेगी। तो ये होता है हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें ध्यान रखने। तो उम्मीद आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। थोमेटिन में सबसे अधिक रासायनिक पदार्थ जो होता है वो कौन सा होता है, मीठा होता है। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में हो सकता है, आ सकता है। इसी के साथ में हमारे फ्रक्टोज से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर कंप्लीट होती है। इसका यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद में 1-2 और बचे हुए हैं, उनके बारे में हम अध्ययन कर लेते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा फ्रक्टोज। अब फ्रक्टोज के बाद में हम देखते हैं अगला बिंदु हो जाएगा हमारा, और वो हो जाएगा अगला जो बिंदु हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे अरेबिनोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अरेबिनोज। अरेबिनोज के बारे में हमें केवल 2 बिंदु ध्यान रखना है जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अगला जो हो जाएगा नंबर 3 पर, और वो हो जाएगा अरेबिनोज। कौन हो जाएगा, अरेबिनोज। अरेबिनोज की यदि हम बात करें तो अरेबिनोज जो होता है ये किस में पाया जाता है, तो जो हमारे जो गम, अरबी का जो गम होता है, जो अरेबिनोज होता है, इसको हम गम अरेबिनोज के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, गम अरेबिनोज के नाम से इसको जाना जाता है। जो हमारा अरेबिनोज होता है इसको हम गम अरेबिनोज के नाम से भी जानते हैं। और ये जो अरेबिनोज जो होता है ये किस में पाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। ये अरेबिनोज जो होता है ये हमारे जो अरबी का जो गम होता है, अरबी जो हमारा अरबी जो होती है उसका जो गम होता है, उसके अंदर कौन सी शुगर पाई जाती है, तो अरेबिनोज पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है, अरेबिनोज पाई जाती है। ये हमें ध्यान रखना है। तो अरबी का जो गम होता है उसके अंदर हमारे अरेबिनोज पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, ये हमें ध्यान रखना है। केवल एक लाइन ध्यान रखनी। उसके बाद में नंबर 4 पर आता है हमारे मेनोज। कौन सा आता है, मेनोज। यहाँ पे यदि हम मेनोज की बात करें तो मेनोज के अंदर हमें केवल इतना सा याद रखना है, जो मेनोज जो होता है ये किस में पाया जाता है, तो ये मुख्य रूप से हमारा जो एल्बुमिन जो होता है, अंडे के अंदर एक प्रोटीन का प्रकार होता है एल्बुमिन। अंडे के अंदर लगभग कई सारे प्रोटीन पाया जाता है, जिसमें से एल्बुमिन होगा, ग्लोबुलिन, ये प्रोटीन पाया जाता है। उनमें से मेनोज जो होता है वो एल्बुमिन, और एक पदार्थ दूसरा होता है हेमीसेल्यूलोज। हेमीसेल्यूलोज, इसके अंदर हमारे जो होता है वो कौन पाया जाता है, मेनोज पाया जाता है। ठीक है, एल्बुमिन व हेमीसेल्यूलोज में हमारे जो होता है वो कौन पाया जाता है, मेनोज पाया जाता है। इंपॉर्टेंट हमें ध्यान रखना है। उसके बाद में नंबर 5 की यदि हम बात करें तो नंबर 5 पर हो जाएगा हमारे गैलेक्टोज। क्या हो जाएगा, गैलेक्टोज। ये कौन हो जाएगा, गैलेक्टोज। गैलेक्टोज की यदि हम बात करें तो अब तक हमने जो 4 मुख्य रूप से जो शर्कराएं पढ़ी थी, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, अरेबिनोज और मेनोज, ये जो होते हैं ये मुख्य रूप से हमारे स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। या फिर हम कह सकते हैं जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो होता है वो हमारे स्वतंत्र रूप से पाया जाता है। लेकिन जो गैलेक्टोज जो होता है ये हमारे स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता है। ये स्वतंत्र रूप से नहीं होता है। ठीक है ना, स्वतंत्र रूप से नहीं होता है। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि जो गैलेक्टोज होता है ये अपने साथ में एक और मोनोमर के रूप में एक इकाई के साथ में और जुड़ा रहता है, जो मुख्य रूप से ग्लूकोज होता है। और ये जो गैलेक्टोज जो होता है ये किस में पाया जाता है, ये पाया जाता है हमारे दुग्ध शर्करा के अंदर पाया जाता है। किस में पाया जाता है, दुग्ध शर्करा के अंदर पाया जाता है। दुग्ध शर्करा के अंदर पाया जाता है। और उस शर्करा का क्या नाम है, दुग्ध शर्करा का हो जाएगा लैक्टोज। क्या हो जाएगा, लैक्टोज हो जाएगा। और ये जो लैक्टोज जो होता है ये एक तो हमारे ग्लूकोज और एक होता है हमारे गैलेक्टोज, इन दोनों से ये मिलकर बना होता है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बना होता है। और ये जो आपस में जो जुड़े रहते हैं वो किस ग्लाइकोसाइडिक
ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। किससे जुड़े रहते हैं? ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। और ये जो लैक्टोज होता है वो ग्लूकोज और गैलेक्टोज के आपस में जुड़ा हुआ रहता है, इसी कारण से ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। और ये जो गैलेक्टोज होता है ये इसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका जो मुख्य कार्य होता है वो होता है ब्रेन डेवलपमेंट। किसमें होता है? ब्रेन डेवलपमेंट में जो मुख्य कार्य होता है वो किसका होता है? गैलेक्टोज का होता है। इसी कारण से जो नवजात जो शिशु होते हैं, नवजात शिशु का जो ब्रेन जो होता है, जो मस्तिष्क जो होता है, उसका अगर हमें बुद्धि का विकास करना है तो हमें कौन सी शर्करा देते हैं? लैक्टोज देते हैं। और लैक्टोज के अंदर जो होता है कौन सा होता है? गैलेक्टोज। इसका मुख्य कार्य होता है नवजात जो शिशु होते हैं उनका मस्तिष्क का विकास करने में गैलेक्टोज महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और जो ग्लूकोज जो होता है वो उनको ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। दो बिंदु इंपॉर्टेंट है कि प्रश्न आ सकता है कि निम्न में से ऐसी कौन सी शर्करा है जो ब्रेन डेवलपमेंट का काम करती है? तो कौन सी हो जाएगी? गैलेक्टोज हो जाएगी। इंपॉर्टेंट है, ये हमें ध्यान रखना है। इसी के साथ में हमारे आज मोनोसेकेराइड से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जानकारी थी, इसका वर्गीकरण वो यहाँ पर हमारे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम ओलिगोसेकेराइड के बारे में अध्ययन करेंगे। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर सेशन कैसा लगा, और सेशन आपको अच्छा लगा तो अपने साथियों के साथ में इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में ओलिगोसेकेराइड के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।